Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the topic types of teaching, effective teaching practices and maxims of teaching. सो ऑलरेडी हम मैनेजमेंट की जो पेपर 2 है उसकी 10 यूनिट्स कवर कर चुके हैं. कंप्लीट पेपर 2 का सिलेबस हमने कवर कर लिया है. अगर आपने नहीं देखा है, अगर आपको वीडियोस देखनी है तो यूनिट वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं. पेपर 1 का प्रिपरेशन हमने स्टार्ट कर दिया, जो कॉमन है कि आप कोई भी सब्जेक्ट से कर रहे हो, किसी भी स्पेशलाइजेशन से नेट का एग्जाम दे रहे हो, पेपर 1 सबके लिए कॉमन होता है. और पेपर 1 की जो प्रिपरेशन हमने स्टार्ट की उसमें आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ टीचिंग, इफेक्टिव एंड मैग्जिम्स ऑफ टीचिंग. सो टीचिंग एप्टीट्यूड हम कर रहे हैं, उसके अंदर ही हम टाइप्स ऑफ टीचिंग और ये सब डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले टीचिंग होता क्या है. मैं बार बार जितनी बार हमने टीचिंग एप्टीट्यूड की वीडियो की है उतनी बार मैंने टीचिंग का मीनिंग रिपीट किया है, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है. इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि आपको 6-7 स्टेटमेंट दे दी होती हैं और आपको यह आइडेंटिफाई करना होता है कि टीचिंग से रिगार्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी नहीं. तो टीचिंग क्या होती है? एक ट्रांजैक्शनल प्रोसेस है. ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? कुछ एक्सचेंज होना. इसी तरीके से टीचिंग में क्या होता है? इन्फॉर्मेशन को, नॉलेज को एक्सचेंज किया जाता है बिटवीन लेस मैच्योर पर्सन एंड मोर मैच्योर पर्सन. एक ऐसा पर्सन जो ज़्यादा मैच्योर है यानी कि हमारा टीचर, और एक ऐसा पर्सन जो लेस मैच्योर है इन कंपैरिजन टू दैट टीचर. रिलेटिवली लेस मैच्योर है और रिलेटिवली मोर मैच्योर है, उन दोनों के बीच में जब एक ट्रांजैक्शन होती है, एक्सचेंज होती है, जो एक इंटरपर्सनल प्रोसेस है, उसी को हम क्या बोलते हैं? टीचिंग. टीचिंग इज एन अरेंजमेंट एंड मैनिपुलेशन ऑफ सिचुएशन इन विच देर आर गैप. यानी कि गैप का मतलब क्या है? आपके टीचर में और आप में क्या गैप होता है? डिफरेंसेस का. क्या डिफरेंस? उनकी नॉलेज, उनका एक्सपीरियंस अलग है, आपकी नॉलेज और आपका एक्सपीरियंस अलग है. तो वो जो इनके पास ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मोर मैच्योर पर्सनैलिटी. सो ये क्या है? एक ट्रांजैक्शनल एक्टिविटी है बिटवीन मोर मैच्योर पर्सनैलिटी एंड अ लेस मैच्योर पर्सनैलिटी. अब टाइप्स ऑफ टीचिंग क्या है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं? तो बेसिकली 4 तरीके की टीचिंग होती है. टीम टीचिंग, माइक्रो टीचिंग, मैक्रो टीचिंग एंड साइमुलेशन टीचिंग. ये आपने मेन होते हैं, ये बेसिक जो मीन्स टाइप्स ऑफ टीचिंग, मेन जो टाइप है टीचिंग की. अगर आप वैसे सर्च करते हो टाइप्स ऑफ टीचिंग तो बहुत तरीके की टीचिंग आ जाएगी, जैसे इंडिविजुअल टीचिंग, ग्रुप टीचिंग, क्लस्टर टीचिंग. बट हमें क्या करना है? जो बेसिक 4 टाइप होते हैं जो डिफाइंड होते हैं टीचिंग के, तो वो क्या होते हैं? टीम टीचिंग, माइक्रो, मैक्रो एंड सिमुलेशन टीचिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टीम टीचिंग. टीम टीचिंग का मतलब क्या होता है? नेम सजेस्ट कर रहा है टीम टीचिंग. जब एक टीम मिलकर टीच करती है. आपने यूजुअली क्या देखा है कि आप जिस क्लास में हो आपके पास एक टीचर होता है और बाकी सब क्या होते हैं? स्टूडेंट्स होते हैं. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एक टीचर टीच कर रहा होता है. बट टीम टीचिंग का मतलब क्या है? कि एक साथ 2 या उससे ज़्यादा टीचर्स हों और वो एक ही क्लास को टीच कर रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं? टीम टीचिंग. और ये कब डेवलप किया हुआ था, कहाँ पे ये इसको रिकॉग्नाइज किया गया था? तो यूएसए में 1934 में इसको सबसे पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया था कि टीम टीचिंग भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. बिकॉज टीम टीचिंग होगी तो उसका एडवांटेजेस क्या होंगे कि जैसे पहले है एक ए ऑप्शन है और एक बी ऑप्शन है. ए में क्या है कि एक टीचर है जो बाकी सभी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, तो इसकी जो नॉलेज होगी, इसका जो एक्सपीरियंस होगा, उसके बेस पे जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनको नॉलेज दी जाएगी, उनको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी. अब बी ऑप्शन में क्या है कि एक की बजाय 2 टीचर मिलके बाकी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं. तो इसका मतलब क्या है? इसकी नॉलेज है और इसकी नॉलेज है, एक्स्ट्रा नॉलेज होगी, एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस होगा, एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी होगी, तो ज़्यादा अच्छी नॉलेज स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जा सकेगी. तो टीम टीचिंग का मतलब क्या है कि एक की बजाय 2 या 2 से ज़्यादा टीचर्स जब मिलके सिमिलर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं इकट्ठा साइमल्टेनियसली. ऐसा नहीं है कि फर्स्ट लेक्चर में कोई और आ गया, सेकंड लेक्चर में कोई और आ गया और थर्ड में कोई और आ गया. पहला मान लो आपका इको का था, देन आपका मैथ का लेक्चर था, देन आपका OR रिसर्च का लेक्चर था. तो ये किसी और लेक्चरार ने पढ़ाया, ये किसी और ने और ये किसी और ने. तो ये टीम टीचिंग नहीं है, वो इंडिविजुअली टीच करके जा रहे हैं. टीम टीचिंग का मतलब क्या है? एक ही क्लास में जब एक से ज़्यादा प्रोफेसर, एक से ज़्यादा टीचर आपको पढ़ाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? टीम टीचिंग. और ये क्यों की जाती है? सो दैट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट. क्योंकि दोनों टीचर अपनी अपनी एक्सपर्टाइज को यूज़ करेंगे, अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन को यूज़ करेंगे और बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइड कर सकेंगे. देन सेकेंड इज माइक्रो टीचिंग. ये भी एक अमेरिकन स्कॉलर ने रिकॉग्नाइज किया था 1960 में. देखो हम 2 टर्म्स का यूज़ करते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो. माइक्रो का अगर हम डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो उसका मतलब होता है स्मॉल और टाइनी, एंड मैक्रो का मतलब होता है वेरी लार्ज.
तो माइक्रो का मतलब क्या हुआ, स्मॉल। तो स्मॉल का मतलब क्या है कि जब एक टीचर स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, कम लोग बच्चों को पढ़ाता है, स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्मॉल ग्रुप को पढ़ाता है, उसको हम बोलते हैं माइक्रो टीचिंग। और जनरली माइक्रो टीचिंग क्यों की जाती है, ताकि टीचर्स को सिखाया जा सके। जैसे जब भी जो टीचर बनना चाहते हैं, जो प्रोफेसर बनना चाहते हैं, सो एक्चुअल में जब वो उस चीज़ को अचीव करते हैं उससे पहले उनकी ट्रेनिंग होती है। और ट्रेनिंग में उन्हें क्या किया जाता है, कुछ स्टूडेंट्स अलॉट कर दिए जाते हैं और उन्हें उनको टीच करना होता है। और वहाँ पे उन्हें एग्जामाइन किया जाता है कि ये जो स्मॉल नंबर ऑफ टीचर स्टूडेंट्स हैं, इनको ये कैसा टीच कर रहे हैं, उसी के बेस पे इन्हें जर्नलाइज किया जाएगा और ये लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ा सकेंगे। सो इसका मतलब क्या है कि जो माइक्रो टीचिंग है वो ज़्यादातर किस चीज़ के लिए किया जाता है, ट्रेनिंग के लिए किया जाता है, ताकि जो हमारे टीचर्स हैं उनके अंदर एक बेस्ट स्किल आ जाए अच्छे से पढ़ाने की, उनकी स्किल्स को पॉलिश करने के लिए, एनहांस करने के लिए माइक्रो टीचिंग की जाती है। जैसे जो जेबीटी होती है या बीएड करते हैं, उनको क्या किया जाता है, स्कूल में भेजा जाता है या उनके अंडर 5-5, 10-10 बच्चों को अलॉट कर दिया जाता है, वो उन्हें पढ़ाएंगे। तो ये क्या है, माइक्रो टीचिंग है, जब आप स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो। देन मैक्रो टीचिंग, उसी का अपोजिट मैक्रो टीचिंग। सबसे पहले हमने क्या किया, टीम टीचिंग। टीम टीचिंग क्या होती है, जब एक ही क्लास को, एक ही सब्जेक्ट को एक से ज़्यादा टीचर पढ़ा रहे होते हैं, तो वो है टीम टीचिंग। देन माइक्रो टीचिंग, जब स्मॉल ग्रुप को आप पढ़ाते हो। देन है मैक्रो टीचिंग। मैक्रो टीचिंग का मतलब क्या है, लार्ज ग्रुप, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को आप पढ़ा रहे होते हो, 100, 200, 300, इनको जब आप पढ़ा रहे होते हो तो वो आपका क्या है, मैक्रो टीचिंग। और ये क्या होता है, लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम। जो माइक्रो टीचिंग है उसका टाइमिंग क्या होती है, जैसे हमारे जो ट्रेनिंग की जेबीटी के स्टूडेंट्स होते हैं या बीएड के जो स्टूडेंट्स हैं, जब वो माइक्रो टीचिंग करते हैं, यानी कि ट्रेनिंग के लिए कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो उनकी टाइमिंग क्या होती है, मैक्सिमम 30 मिनट्स की होती है, जिसमें से सिर्फ 10 मिनट उन्हें पढ़ाना होता है, 5 मिनट फीडबैक, ऐसे करके पूरा 30 मिनट का ही उनका पूरा सीक्वेंस होता है। बट मैक्रो टीचिंग क्या होती है, जो लॉन्ग स्पेन ऑफ टाइम के लिए होती है, जैसे 50 मिनट्स का लेक्चर हो सकता है, 1 आवर का लेक्चर हो सकता है। अगर आप किसी तरीके से सेमिनार वगैरह कर रहे हो तो 1.5 घंटे का, 2 घंटे का हो सकता है, तो वो आपका क्या है, मैक्रो टीचिंग के अंदर आता है। देन हमारा कहते हैं लास्ट साइमल्टेनियस टीचिंग। इसका मतलब क्या है कि जब आप सिमुलेशन की हेल्प से करते हो। सिमुलेशन की मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज़ का सिमिलर एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो। जैसे अब पायलट है, अगर जो पायलट बनना चाहता है उसका क्या है, जो जिसको भी पायलट बनना है, ऐसा तो नहीं है कि उसे प्लेन दे दिया कि आप उड़ा के देखो और सीखो, ऐसा नहीं होता। उन्हें क्या किया जाता है, सिमुलेशन के थ्रू सिखाया जाता है। सिमुलेशन का मतलब क्या है, जैसे एनवायरनमेंट में आपने वर्क करना है, जिस तरीके का एनवायरनमेंट में आपने काम करना है, वैसा एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करना, एक इमिटेटेड एनवायरनमेंट क्रिएट करना, उसकी एक कॉपी क्रिएट कर देना। जैसे एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनी हुई है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो कि आपको एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट के अंदर, उस टेक्नोलॉजी के अंदर आप पायलट की स्टडी करते हो कि किस तरीके से आपको प्लेन को यूज़ करना है, किस तरीके से उसे उड़ाना है। वो चीज़ें आप एक्चुअल में फ्लाई करके नहीं देखते, आपका वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है कि आप फील करते हो कि आप उसी सिचुएशन में हो, कि अब आप प्लेन पे वर्क कर रहे हो। तो वो आपका क्या होता है, सिम्युलेशन की टेक्निक, यानी कि एक ऐसा आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिसके अंदर आपको टीच करना है। और वो एनवायरनमेंट किसके ऊपर होगा, लर्नर सेंटर्ड। तो सिमुलेशन टीचिंग का मतलब क्या है कि जब टीच किया जाता है किसके बेस पे, लर्नर के बेस पे, जो लर्नर के लिए मोस्ट सूटेबल एनवायरनमेंट है, जो चीज़ आप उसे सिखाना चाहते हो उसका आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करके उसे सिखाना, वो हमारा क्या होता है, सिमुलेशन टीचिंग। जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, या तो आप पायलट ले सकते हो या फिर जैसे कि ऑपरेशंस, डॉक्टर्स को ऑपरेशन या सर्जरी कैसे सिखाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आप सर्जरी सीधा मीन्स आप लर्निंग पे हो और आप जाके किसी भी ह्यूमन बींग की सर्जरी कर दो, नहीं, पहले उन्हें सिमुलेशन के थ्रू सिखाया जाता है, यानी कि उन्हें दिखाया जाता है, एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है कि किस तरीके से सर्जरी परफॉर्म की जाती है और उसके थ्रू उन्हें टीच किया जाता है। नाउ इंडियन मॉडल ऑफ एनसीईआरटी माइक्रो टीचिंग, जो हमने माइक्रो टीचिंग किया था, सबसे पहले हमने क्या किया था, टीम टीचिंग जिसके अंदर 2 से ज़्यादा टीचर्स होते हैं। उसके बाद हमारा क्या था, माइक्रो टीचिंग जिसके अंदर स्मॉल नंबर ऑफ ग्रुप होता है, मैक्रो टीचिंग लार्ज नंबर, एंड सिमुलेशन टीचिंग। सिमुलेशन टीचिंग का मतलब क्या है, एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में टीच करना। अब जो माइक्रो टीचिंग था उसके अंदर टीचिंग हार्स कैसे हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसमें क्या होता है, टोटल 30 मिनट्स होती हैं, जिसमें क्या है 6 मिनट आपको फीडबैक लेना है, 6 मिनट आपको क्या करना है, उन्हें पढ़ाना है, 12 मिनट आप उन्हें क्या करते हो, रीप्लानिंग करते हो, 12 मिनट उन्हें रीटीच करते हो और फिर से क्या करते हो, फीडबैक लेते हो। तो किस तरीके से होता है, टोटल हमारी कितनी है 30 मिनट्स, जिसमें से 6 मिनट्स आपकी क्या होती है, टीचिंग की, आपने उन्हें 6 मिनट पढ़ाया, देन नेक्स्ट 6 मिनट में आप क्या लेते हो, उनसे फीडबैक लेते हो,
देन 12 मिनट्स जैसा फीडबैक लिया उसके बेस पे ऐसा हो सकता है कि आपको दोबारा से प्लानिंग करनी पड़ जाए, तो आप रीप्लान करते हो कि आगे आपको कैसे पढ़ाना है, आगे क्या कंटेंट और ऐड करना है। दोबारा से 6 मिनट उन्हें क्या करते हो, टीच करते हो, क्योंकि टीचिंग की 6 ही मिनट होंगी और फिर से फीडबैक 6 मिनट का लेना। ये हमारा क्या होता है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग माइक्रो टीचिंग का पूरा स्केड्यूल है। तो स्केड्यूल क्या है, 6 मिनट पढ़ाना, 6 मिनट फीडबैक लेना, फिर से उनसे जो भी फीडबैक लिया उसके बेस पे रीप्लान करना 12 मिनट में, देन फिर से 6 मिनट पढ़ाना एंड 6 मिनट फीडबैक लेना। टोटल कितनी हो गई, 30 मिनट्स। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव इंस्ट्रक्शंस, कि आप इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन या इफेक्टिव टीचिंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ इज वेल ऑर्गेनाइज्ड। सी, प्रेजेंटेशन इज वेल ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या है कि जो भी टीचर पढ़ाना चाह रहा है उसको उसने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर रखा हो। फॉर एग्जांपल अगर वो कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग पढ़ाना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन के टाइप्स पढ़ाना चाह रहे हैं, तो उनके पास ऑलरेडी अगर उन्होंने पीपीटी बना रखी है या फिर वो बोर्ड पे पढ़ाना चाहते हैं, जिस भी तरीके से वो पढ़ाना चाहते हैं उनके पास एक ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल उसके लिए होना चाहिए। अगर वो पीपीटी के थ्रू पढ़ा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि पहली पीपीटी उनकी टाइप्स की है, देन सेकंड में फिर से कम्युनिकेशन का मीनिंग आ रहा है, देन थर्ड पीपीटी में कोई पिक्चर चल गई, देन फोर्थ पीपीटी फिर से टाइप्स की आ गई। तो इसमें क्या है, डिसऑर्गेनाइज है। इसका मतलब वो कंप्लीटली ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड है, और बच्चों को, स्टूडेंट को समझने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, इश्यूज होंगी। तो अगर आप इफेक्टिव टीचिंग करना चाहते हो, इफेक्टिव टीचिंग का मतलब क्या है, एक बेस्ट टीचिंग करना चाहते हो, तो आपका जो भी प्रेजेंटेशन है वो क्या होनी चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, एक प्रॉपर सीक्वेंस और स्ट्रक्चर में होनी चाहिए। टीचर्स आर प्रिपेयर्ड, कि जब भी एक टीचर को पढ़ाना है, जो भी उसे सिखाना है, पहले वो खुद उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए, उसे खुद उसकी नॉलेज होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि किस तरीके से, किस लैंग्वेज में वो कम्युनिकेट करेगा, किस मीन्स को वो यूज़ करेगा, कितना लंबा उसका सेशन चलेगा, इन सब चीज़ों के लिए उसे वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। क्लास टाइम यूज्ड इफेक्टिवली, कि जितना टाइम उसको दिया गया है, 30 मिनट्स है, 20 मिनट्स है, 40 मिनट्स है, उसको उसे इफेक्टिवली यूज़ करना है। कि मान लो आपके पास 40 मिनट्स है पढ़ाने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि लगातार 40 मिनट आप बोलते ही रही, सामने वाले को समझ ही नहीं रही कि उन्हें समझ आ रहा है या नहीं। ऐसा हो सकता है कि आप क्या करो, शुरू के 10 मिनट आप इंट्रोडक्शन में लगाओ, देन उसके बाद 20 मिनट तक आप अपना लेक्चर दो, उसके बाद नेक्स्ट 10 मिनट्स आप क्या कर सकते हो, फीडबैक ले सकते हो, क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। तो अपने क्लास के टाइम को इफेक्टिवली यूज़ करना चाहिए कि इफेक्टिव टीचर को कोर्स गोल क्लियरली एक्सप्लेन, कि जो चीज़ आप पढ़ाने आ रहे हो, जो भी आप लेक्चर लेने आ रहे हो, जो भी आप टीच करने आ रहे हो, उसका गोल, उसका ऑब्जेक्टिव क्लियरली एक्सप्लेन होना चाहिए कि आज की क्लास का आपका क्या ऑब्जेक्टिव है जिसे आप फुलफिल करना चाहते हो। टीचर्स हैव कमांड ऑफ सब्जेक्ट, कि टीचर्स के पास उस सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। अनलेस एंड अनटिल आपके पास उसकी नॉलेज ही नहीं होगी, अगर टीचर को ही वो सब्जेक्ट नहीं आता होगा तो वो स्टूडेंट्स को समझा नहीं सकता। तो एक इफेक्टिव टीचिंग तभी होगी जब टीचर के पास उस सब्जेक्ट की पूरी कमांड होगी, उन्हें उसके बारे में कंप्लीट क्लैरिटी होगी। टीचर गिव क्लियर एक्सप्लेनेशन, कि ऐसा हो सकता है कई बार टीचर्स को आता है बट वो क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, वो समझा नहीं पा रहे सामने वाले इंसान को, स्टूडेंट समझ नहीं पा रहे कि वो हमारे जो टीचर्स हैं वो कहना क्या चाहते हैं। तो उस टाइम पे हमारा क्या होता है, इनइफेक्टिव टीचिंग होती है। तो अगर आप चाहते हो कि इफेक्टिव टीचिंग हो तो जो टीचर्स हैं उन्हें क्लियर एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो एंड सिंपल हो। यूज़ ऑफ एग्जाम्पल एंड इलस्ट्रेशंस, कि और ये क्लियर एक्सप्लेनेशन कैसे हो सकती है, जब टीचर क्या करेगा, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स यूज़ करेगा, इलस्ट्रेशंस यूज़ करेगा, स्टोरी टेलिंग का यूज़ करेगा। क्योंकि अगर आप स्टूडेंट्स को कुछ चीज़ समझाते हो और वो आप उनकी रियल लाइफ से कनेक्ट कर देते हो तो वो चीज़ें उन्हें ज़्यादा अच्छे से समझ आती हैं, क्योंकि वो उन्हें रिलेटेबल फील करते हैं। देन इफेक्टिव रिव्यू एंड समरी, कि आपने जो भी समझाया है ना, लास्ट में उसकी समरी जरूर देनी चाहिए, उसकी रिव्यू जरूर देना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि आप अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे ही वर्क कर रहे हो तो सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद हम क्या बोलेंगे लास्ट में, कि एक अच्छी और इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो होती है जिसमें एक टीचर हर कंसीडरेशन पे, हर एस्पेक्ट पे वेल प्रिपेयर्ड हो और अपने काम को अच्छे से परफॉर्म करे, तो वो क्या कर सकता है, इफेक्टिव टीचिंग कर सकता है। तो ये क्या एक कंक्लूजन है। तो हर टीचर को क्या करना चाहिए, अपने लेक्चर के बाद, अपनी सेशन के बाद रिव्यू या समरी प्रोवाइड करनी चाहिए। इंटरप्रेट एब्स्ट्रैक्ट आइडिया क्लियरली, जो ऐसे पॉइंट है जिनके बारे में अभी क्लैरिटी नहीं है, यानी कि जो एब्स्ट्रैक्ट है नेचर में। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, जो कंक्रीट नहीं होते, जिन्हें हम एक्यूरेटली नहीं डिफाइन कर सकते। जैसे आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, अब आप अच्छा कर रहे हो, कितना अच्छा कर रहे हो ये आपको नहीं पता, तो वो क्या एक एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट है। तो जो भी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं जो आप समझा रहे हो उनको टीचर को अच्छे से समझना चाहिए और क्लियरली उन्हें स्टूडेंट्स को समझाना चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ एब्स्ट्रैक्ट है तो इसका मतलब उसकी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट हो सकती है। अब आप अपने फ्रेंड को बोलते हो कि तेरा एग्ज़ाम अच्छा था, अब वो
जो दो अगर लोग उसे सुन रहे हैं तो दोनों का इंटरप्रिटेशन उसका अलग हो सकता है, कितना अच्छा था, कैसा था, किस वे में अच्छा था या नहीं, आप क्या कहना चाहते हो, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट है तो उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। इसीलिए आपको जो भी एब्स्ट्रैक्टिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उसे क्लियरली एक्सप्लेन करना चाहिए, असाइनमेंट्स वगैरह देने चाहिए, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इफेक्टिव टीचिंग कर सकते हो। नाउ मैगजीम्स ऑफ टीचिंग, मैगजीम्स ऑफ टीचिंग का मतलब क्या है, काइंड ऑफ ऐसे रूल्स जो आपको फॉलो करने चाहिए, या फिर इनको अगर आप बेसिकली टीचिंग के अंदर फॉलो करोगे तो आप इफेक्टिव टीचिंग कर सकते हो। सो मैगजीम्स ऑफ टीचिंग डेटरमाइंस द प्रैक्टिस विच कैन मेक टीचिंग मोर इफेक्टिव, कि ऐसी प्रैक्टिस जिसके थ्रू आप टीचिंग को ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हो, ज़्यादा बेटर बना सकते हो, वो कुछ सजेशंस क्या है, उन्हीं सजेशंस को हम क्या बोलते हैं, मैगजीम्स ऑफ टीचिंग। तो फर्स्ट क्या है, फ्रॉम अननोन टू नोन, कि जब भी एक टीचर कुछ समझाता है तो अननोन से नोन की तरफ बढ़ना चाहिए, यानी कि जो चीज़ें नहीं पता, अब आपको लगता है कि स्टूडेंट्स को तो टीचिंग के बारे में सब कुछ आता है, तो आप क्या बोल देते हो, जो उन्हें आता है बोल दिया, और लास्ट में जो चीज़ें नहीं पता आप क्या बोल के रह जाते हो। कई बार टीचर क्या कहते हैं, जो कॉन्सेप्ट आपको पहले से आता है वो तो टीचर थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं, और जो आपको नहीं आता ना, बोलते हैं अब इसे खुद पढ़ लेना। तो ऐसा एक टीचर को नहीं करना चाहिए, नोन टू अननोन की तरफ जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है, यहाँ नोन आएगा और यहाँ अननोन आएगा, कि स्टूडेंट्स पे कुछ भी ये नहीं छोड़ना चाहिए कि वो खुद कर लें। जो नोन है वो पढ़ा दिया, उसके बाद जो अननोन है वो भी आपको उन्हें पढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने छोड़ दिया, कि जो उन्हें आता था ऑलरेडी आपने वो उन्हें पढ़ा दिया, और जो नहीं आता था वो आपने बोल दिया कि आप खुद से कर देना। नहीं, जब भी एक टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है तो पहले उन्हें क्या करना चाहिए, ऐसी फैमिलियर चीज़ें बताना चाहिए जो स्टूडेंट्स को पता है। जैसे अब मैंने लेक्चर शुरू किया तो उससे पहले हम मैगजीम से सीधा शुरू कर देते, या हम कोई थ्योरी शुरू करें उससे पहले क्या मीनिंग मैंने टीचिंग का रिपीट किया। मैं ये सोच सकती थी कि टीचिंग का मतलब तो स्टूडेंट्स को पता ही है, फिर भी हमें क्या करना चाहिए, एक बारी एक नॉन फैक्ट, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए कि भाई स्टूडेंट ये फील करें कि हाँ उन्हें कुछ तो क्लैरिटी है, वो चीज़ के लिए पहले कुछ नॉन चीज़ें बतानी चाहिए जो स्टूडेंट्स को आती हैं, ताकि उनके अंदर एक मोटिवेशन क्रिएट हो जाए, एंड देन अननोन चीज़ों की तरफ जाना चाहिए जो उन्हें नहीं पता है। देन फ्रॉम डेफिनेट टू इनडेफिनेट, जो चीज़ें डेफिनेट है, एग्जैक्ट है, एक्यूरेट है, पहले उन्हें बताना चाहिए, फिर इनडेफिनेट की तरफ जाना चाहिए, सो दैट उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। पहले सिंपल बतानी चाहिए, सिंपल चीज़ें जो है वो पहले समझानी चाहिए, सो दैट वो क्या समझे कि हाँ भाई समझ आ रहा है, तो फिर उसके बाद सीधा कॉम्प्लेक्स पे जाना चाहिए। ऐसा नहीं आपने पढ़ाना शुरू किया, सीधा ही आपने सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक शुरू कर दिया, तो स्टूडेंट्स का क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है और वो डिमोटिवेट हो जाएंगे। फ्रॉम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, वही कि जो चीज़ कंक्रीट है, डेफिनेट है, उससे इनडेफिनेट की तरफ जाना चाहिए। फ्रॉम एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेशन, कि जब भी आप कोई एग्जांपल लेते हो, कुछ भी चीज़ें करते हो, तो पहले एक्चुअल पे जाना चाहिए, कि रियलिटी के एग्जांपल से कुछ हम जो इमेजिनेटिव एग्जांपल्स हैं उनकी तरफ जाना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन की तरफ जाना चाहिए। फ्रॉम पर्टिकुलर टू जर्नल, की एक स्पेसिफिक चीज़ से लार्ज की तरफ जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सीधा आप एज ए जर्नल बोलने लगे कि सारी पॉपुलेशन ऐसी है, नहीं। जैसे हम एग्जाम्पल लें कि सभी को क्या है, हम बोले कि हर बच्चा है वो 3 घंटे टीवी कम से कम देखता है, तो सीधा ये बोलने की, तो मैंने जनरल स्टेटमेंट दे दी कि हर बच्चा देखता है, बट ये नहीं करके हम क्या बोल सकते हैं कि पहले स्टूडेंट से पूछे कि आप कितने घंटे टीवी देखते हो, और देन उसका जो एवरेज आता है उसके बेस पे हम जनरल स्टेटमेंट निकालें। तो स्टूडेंट से पूछा तो इसका मतलब क्या किया, पहले हमने एक पर्टिकुलर सर्वे किया, उसके बाद जर्नल एक स्टेटमेंट हम पास करते हैं। फ्रॉम होल टू पार्ट्स, कि पहले आपको एक पूरा सिस्टम दिखाना चाहिए, उसके बाद उसके पार्ट्स को एक्सप्लेन करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, कि अगर आप ह्यूमन बॉडी की बात करते हो, ऑर्गन सिस्टम्स की बात करते हो, तो सीधा अगर आप ऑर्गन सिस्टम्स को डिस्कस करने लग जाओगे, कि सीधा आपने पेनक्रियाज के बारे में बोलना शुरू कर दिया, किडनी के बारे में बोलना शुरू कर दिया, तो जिस बच्चे को ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर ही नहीं पता वो समझ नहीं पाएंगे। तो पहले आपको एक बार बॉडी पार्ट दिखाना चाहिए कि ये तो एक इस तरीके से पूरी ह्यूमन बॉडी होती है, कहाँ कौन सी चीज़ होती है, और देन उसके बाद 1 बाय 1 पार्ट्स की एक्सप्लेनेशन शुरू करनी चाहिए। फ्रॉम इंडक्शन टू डिडक्शन की तरफ जाना चाहिए। फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस, कि पहले एनालिसिस देन सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, दो चीज़ों को मिला के एक नई चीज़ क्रिएट करना, तो इन दोनों चीज़ों का पहले एनालिसिस होना चाहिए और उसके बाद आपको सिंथेसिस पे जाना चाहिए। फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, कि पहले उनकी माइंड की क्लैरिटी हो, ऐसी चीज़ें यानी कि जो उनकी माइंड में कॉन्सेप्ट है उनकी क्लैरिटी से फिर लॉजिकल चीज़ों की तरफ जाना चाहिए, कि लॉजिकल रीजनिंग की तरफ जाना चाहिए। तो ये जो मैगजीम्स हम यूज़ करते हैं कि हमें किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, पहले कौन सी चीज़ करनी चाहिए और फिर किस तरफ मुड़ना चाहिए, ये चीज़ें अगर हम यूज़ करते हैं तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है,
कि हमारी टीचिंग की प्रोसेस को सिंप्लीफाई करता है, क्योंकि हमें डिटरमाइन कर रहा है कि हमें पहले क्या करना चाहिए, बाद में क्या करना चाहिए, जिसकी हेल्प से जो टीचिंग है वो ज़्यादा बेटर लर्निंग एनवायरनमेंट एंड जॉयफुल एक क्रिएटिव लर्निंग एनवायरनमेंट हो सकता है। पर्पसफुल टीचिंग होगी बिकॉज हमें ये पता है कि किस तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना है। पहले हमें सिंपल कॉन्सेप्ट पढ़ाने हैं, पहले हमने डेफिनेट कॉन्सेप्ट पढ़ाने हैं, तो हम एक पर्पसफुल टीचिंग कर सकेंगे। क्रिएटिविटी एनहांस होगी टू एनालाइज एंड सिंथेसाइज बाय स्टूडेंट, कि हमने देखा था ना एनालिसिस से सिंथेसिस पे जाना चाहिए, तो स्टूडेंट्स क्या कर पाएंगे, एनालाइज भी कर पाएंगे एंड सिंथेसाइज भी कर पाएंगे। टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, लर्न बाय डूइंग, यानी कि वो क्या कर सकते हैं, करके सीखेंगे। तो अगर हम मैक्सिम का फॉलो कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स की लर्निंग ज़्यादा बेटर होगी। एंड टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। सो ये सब क्या है, मैक्सिम्स के इंपॉर्टेंस है कि अगर टीचिंग के मैक्सिम्स को हम यूज़ करते हैं तो उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ मेंशन इन कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।